दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 20 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि गेहूं के दामों में उछाल के साथ ही आटे के दामों में भी तेजी दर्ज की गई है। जब ब्रांडेड से लेकर के नॉन ब्रांडेड आटे के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है। एक तरफ आटे के दामों में उछाल आया है तो दूसरी तरफ चावल के दाम में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस साल गेहूं की खरीदी पिछले साल के मुकाबले काफी रही है। बेमौसम बारिश के कारण फसल खराब हुई थी। खाद्यान्न पदार्थों में चावल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अन्य देशों विशेष करके चीन में भारतीय चावल की अच्छी खासी मांग निकली थी। हालांकि चीन को चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गेहूं आटे के साथ ही रिफाइंड में पिछले 10 से 15 दिनों में तेजी दर्ज की गई है। रिफाइंड सोया जो पहले 130 रुपए लीटर चल रहा था अब 145 रुपए लीटर पर पहुंच चुका है। दोस्तों बात करेंगे कि रोजगार और नौकरी की तलाश में हर साल बिहार से हजारों की तादाद में युवा सऊदी अरब जाते हैं। या सऊदी जाने के लिए वीजा आवेदन के साथ पुलिस सत्यापन पत्र की जरूरत होती है, लेकिन रिपोर्ट आने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। कई बार तो जानकारी के अभाव में लोगों को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है। रोजगार और नौकरी के लिए सऊदी जाने वाले बिहार समेत अन्य प्रदेश के लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए अब सऊदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब अरब जाने के लिए पुलिस रिपोर्ट नहीं देनी होगी। यह सऊदी अरब की सरकार ने इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सऊदी सरकार के इस निर्णय के बारे में भारत में सऊदी अरब के दूतावास ने दी है। जहां दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत और सऊदी के बीच सशक्त संबंधों और फिर राजनीतिक साझेदारी को देखते हुए शाही सरकार ने रोजगार के लिए आने वाले भारतीय नागरिकों को वीजा देने के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र देने से छूट देने के लिए निर्णय लिया है। अब किसी भी नागरिक को सऊदी अरब जाने के लिए सत्यापन यानी कि पीसीसी पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि बिहार से हजारों लोग हर साल सऊदी अरब में नौकरी और फिर रोजगार के लिए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के गोपालगंज की तकरीबन 80% और पड़ोसी जिले सिवान की स्थानीय अर्थव्यवस्था विदेश से आ रहे पैसों पर टिकी है। जब बिहार अप्रवासियों का नया ठिकाना बनकर के उभरा है, खास करके उनका पश्चिमी एशिया की उड़ान पकड़ रहे हैं। जी हाँ, अप्रवासी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक बिहार से बाहर जाने वालों की संख्या 2006 में 36,493 थी, जो 2011 में 71,438 पर पहुंच गई। बिहार सरकार के पास जिलावार प्रवासियों की सूची नहीं है, लेकिन ट्रैवल एजेंटों की माने तो अकेले सिवान और गोपालगंज की हिस्सेदारी इसमें 70% है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के कई जिलों में तैयारियां की जा रही है। इससे बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्राप्त करने में आसानी होगी। इस मेला में 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, ITI, डिप्लोमा आदि पास छात्र उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि नालंदा में 30 नवंबर को रोजगार मेला का आयोजन होगा, जबकि नवादा में 1 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा। वहीं बांका में 3 दिसंबर और पूर्णिया में 7 और 8 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पटना, नालंदा, भागलपुर समेत 13 जिलों में किसानों को सरकार के द्वारा 11,500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जहां खबर के अनुसार सरकार जैविक खेती के लिए पटना, वैशाली, नालंदा, बक्सर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, समस्तीपुर समेत 13 जिलों के किसानों को सब्सिडी देगी। साथ ही साथ किसानों को सर्टिफिकेशन के लिए C2 सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको बता दूं कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक खेती करने के लिए बिहार के किसानों को 11,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। जब कोई किसान अधिकतम 2.5 एकड़ में खेती के लिए 28,750 रुपए तक की आर्थिक सहायता अनुदान के तौर पर ले सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज समेत पूरे बिहार में 3,38,000 शिक्षक की जल्द ही बहाली होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में शिक्षकों की 3,38,000 पद खाली है। हालांकि इतने पदों को भरने के लिए यहाँ समुचित संख्या में CTET, STT पास अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के तहत अधिक से अधिक पदों को भरा जाएगा। जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में 7
7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में है। 7वें चरण का शिक्षक नियोजन जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षक नियोजन की आस में 3-4 साल से बैठे अभ्यर्थियों को धीरज रखना चाहिए। जब सरकार उनकी चिंताओं से सहमत है, हमें उनसे सहानुभूति है। विभाग 7वें चरण की बहाली को लेकर के तेजी के साथ तैयारी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि आर्थिक मंदी और बड़े माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और अमेजन की ओर से बड़े पैमाने पर नौकरी से निकाले जाने की घोषणा के बाद दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जब दुनिया की शीर्ष कंपनियों द्वारा की जाने वाली छटनी की खबरों के बीच अच्छी खबर भी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले साल तक गेमिंग इंडस्ट्री में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां निकलेगी। आर्थिक मंदी के बीच ये घोषणा वाकई राहत देने वाली है। यह एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिन गोल्डन पीरियड साबित होंगे। साल 2026 तक इंडस्ट्री में 2.5 गुना पेशेवरों की जरूरत होगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लंबे समय से चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। जगदानंद सिंह को रिप्लेस करने के लिए नया नाम अब फाइनल कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम फाइनल किया गया है। हालांकि फिलहाल इसको लेकर के अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर के भाजपा के नेता और बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, इसके अलावा उनको कुछ भी नजर नहीं आता है। नीतीश कुमार सबसे पहले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बलि लिए, उसके बाद अब उनके पिता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू का भी आज बलि ले रहे हैं। इन सब लोगों से पहले रघुवंश बाबू का भी बलि ले चुके हैं। इसके आज विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए हमेशा से सवर्णों का बलि लेने के लिए से पीछे नहीं हटते हैं। नीतीश कुमार हमेशा स्वर्ण के विरोधी रहे हैं। वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी स्वर्ण की बलि चढ़ाने से कहीं भी हिचकते नहीं हैं। नीतीश कुमार के मन में ही स्वर्णों को बढ़ावा देना है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में मुर्गा पालन की चलन काफी बढ़ रहा है। इसको लेकर के सरकार भी काफी मदद कर रही है। देश में ग्रामीण एरिया में किसानों के बीच मुर्गा पालन का चलन काफी बढ़ गया है, जिससे काफी मुनाफा भी होता है। लेकिन ये एक ऐसी पक्षी है जिसके पालने से किसान बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। इस पक्षी का बिजनेस करने वाले किसानों की संख्या कम है। ये कोई और पक्षी नहीं बल्कि तीतर है। यह तीतर एक जंगली पक्षी है। यह कई लोग इसका मीट बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन तीतर अब खत्म होने की कगार पर है। अगर आप तीतर पालन करना चाहते हैं तो फिर आपको सरकार से इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार मादा तीतर के अंदर एक साल में 300 अंडे देने की क्षमता होती है। ज्यादातर तीतर अपने जन्म के 45 से 50 दिनों में अंडे देना शुरू कर देती है। ऐसे में इसका व्यवसाय भी बेहद कम समय में से शुरू किया जा सकता है। साथ ही इससे इनकी घटी संख्या में बढ़ोतरी होगी और फिर तीतर पालने को जबरदस्त मुनाफा भी हासिल होगा। इन पक्षियों की बात करें तो फिर तीतर आकार में छोटा होता है। भोजन और जगह के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। निवेश की भी कम जरूरत होती है। सिर्फ 4-5 तीतर को पालकर भी इसका बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप भी बेरोजगार हैं या फिर आप घर में तीतर पाल करके अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो फिर आप तीतर पाल सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बेटे सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटाए जाने से नाराज जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना तय हो गया है। 2 अक्टूबर को सुधाकर सिंह के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहे जगदानंद सिंह ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस दौरान जगदानंद सिंह ने तबीयत का हवाला देकर के प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही है। जगदा बाबू के प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह गाँव से पटना आने के बाद लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए नई दिल्ली गए थे, जहां दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव के सामने अपनी तबीयत का हवाला देकर के प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही है और जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए कहा है। इसके बाद वे पटना लौट आए और वहां से सीधे अपने गाँव चले गए। और अब कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने की सूरत में अब्दुल बारी सिद्दीकी को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के पुराने नेता है और कद्दावर नेता है। लालू प्रसाद के करीबी है। वे हमेशा लालू परिवार के प्रति वफादार रहे हैं। इधर ये भी कहा जा रहा है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुर्नी उपचुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। गोपालगंज की तरह ही एआईएमआईएम भी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जब गोपालगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,000 से
सबसे ज्यादा वोट मिला था। AIMIM के मैदान में नहीं रहने से ये वोट RJD के खाते में जा सकता था। RJD गोपालगंज में महज 2000 वोटों से चुनाव हारी। AIMIM ने कुर्नी में गुलाम मुर्तजा को मैदान में उतारा है। गोपालगंज की तरह कुर्नी में भी मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने सही फैसला साबित हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके जन स्वराज पद यात्रा के माध्यम से अब तक 550 किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं और 320 से अधिक गांव में दौरा कर चुके हैं। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उनके निशाने पर महागठबंधन जदयू RJD और BJP दोनों आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। पद यात्रा के दौरान शायद ही कोई स्कूल मुझे ऐसा देखने को मिला जहां एक विद्यालय की 3 मूलभूत चीजें शिक्षक, छात्र और बिल्डिंग तीनों एक साथ मौजूद हो। जहां बिल्डिंग और छात्र है वहां शिक्षक नहीं है, कहीं बिल्डिंग और शिक्षक है तो छात्र नहीं है। हैरानी तब होती है जब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल में भी शिक्षा की हालात ध्वस्त है। एक लाइन में कहें तो फिर बिहार के स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेजों में डिग्रियां बंट रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जनता से वादा करते हुए दावा किया है कि उनका सपना है कि देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल हो और विकसित बिहार बने। प्रशांत किशोर ने विकसित बिहार को लेकर के अपनी प्राथमिकता शेयर करते हुए बताया है कि विकास के ज्यादातर मानकों पर अभी बिहार 27वें या फिर 28वें स्थान पर है। जब 50 के दशक में बिहार की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन आज क्या हो गया है कि जो बिहार इतने पीछे चला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने किसानों के लिए बिहार डीजल अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 600 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी मिलती है। किसान अधिकतम 8 एकड़ तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल बिहार के एक बड़े हिस्से में सूखा पड़ता है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल या फिर जनरेटर मोटर से पानी निकाल करके खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे डीजल का काफी खर्च आता है। इसी को देखते हुए सरकार ने डीजल सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग करने के लिए खरीदे गए डीजल पर 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से डीजल सब्सिडी दी जाती है। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ तक की जमीन पर डीजल सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को धान की 4 सिंचाई करने पर प्रति एकड़ 400 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो ऐसे में अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और किसान हैं तो इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ऑनलाइन आवेदन करना। जब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसके बाद आपके अकाउंट में डायरेक्ट DBT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बिहार सरकार की तरफ से। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिला के अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के बलुआ गांव से पुलिस ने 16 किलो वजन की एक मूर्ति को बरामद किया है। पूर्णिया के बलुआ गांव के वार्ड नंबर 8 में पुस्तकालय के पीछे शुक्रवार की सुबह लोगों ने एक मूर्ति को देखा। स्थानीय लोगों ने जब इसे गौर से देखा तो फिर उन्होंने कहा कि ये मूर्ति तो भगवान विष्णु की है। यह लोगों ने इसकी सूचना के नगर थाना को दी। के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने बताया है कि इस मूर्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जाँच कर रही है कि ये मूर्ति कहाँ की है और कैसे ये यहाँ पहुंची है। पुलिस और ग्रामीणों का मानना है कि भगवान विष्णु की ये प्रतिमा काफी प्राचीन है। ये अष्ट धातु की मूर्ति है। अष्ट धातु की मूर्ति कहाँ की है, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। पुलिस इस मूर्ति को विशेषज्ञों को दिखा रही है कि ये मूर्ति कब की है और ये पता लगाई जा सके। साथ ही ये भी पता चल जाए कि मूर्ति अष्ट धातु की है या फिर नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी का माहौल एक विद्यालय का वही के एक शिक्षक द्वारा बनाया गया है। इसका वीडियो भी वायरल किया गया है। नशे में धुत शिक्षक विद्यालय की एक शिक्षिका को भला बुरा कहते दिख रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब बिहार के सरकारी कर्मी शराब न पीने की शपथ ले चुके हैं। उसके बाद भी शराब पीने और फिर पिलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। घटना बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड के चित्रकोली पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालपुर की है। शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन शराब के नशे में धुत होकर के विद्यालय पहुंचे और विद्यालय में पदस्थापित महिला शिक्षक सुनीना कुमारी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, जिसके बाद महिला शिक्षक शराबी शिक्षक का पूरा करतूत अपने मोबाइल में कैद कर ली। जहां अब ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। आपको तस्वीर के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा में महाजन से परेशान होकर के एक परिवार के सभी 6 लोगों की जान देने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब बिहार के बेगूसराय की एक महिला ने बैंक की मनमानी के कारण महाजन के तगादा से परेशान होकर के सपरिवार आत्महत्या करने का आदेश डीएम को दिया। दरअसल बेगूसराय के डीएम द्वारा शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में पहुंची एक महिला ने ये फरियाद लगाया कि वे महाजन के तगादे से परेशान है, लेकिन इसके पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यदि उसके प्रति सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर वे आत्महत्या कर लेगी। दोस्तों बात करते हैं कि मेट्रो के बाद अब पटना में बुलेट ट्रेन को लेकर भी जमीन पर काम शुरू होता दिख रहा है। जब बुलेट ट्रेन के लिए अलाइनमेंट के अनुसार दिल्ली से कोलकाता जाने वाली बुलेट ट्रेन बिहार के गया होकर के गुजरेगी। जब बिहार में बुलेट ट्रेन के लिए अब तक 3 ठहराव तय हुए हैं, जहां बक्सर, पटना और गया, इन तीनों जगहों पर स्टेशन बनाने का काम शुरू होना है। जानकारी के अनुसार पटना के फुलवारी शरीफ या फिर बिहेटा इलाके में एक स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। जगह को लेकर के अभी अंतिम फैसला नहीं हो सका है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि फुलवारी शरीफ में अगर बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन का निर्माण होता है तो फिर पटना के लोगों को करीब 15 किलोमीटर और बिहेटा में बनने पर करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। ऐसे में पटना शहर के विस्तार और फिर भविष्य की योजनाओं को देखते हुए स्थान का निर्धारण किया जाएगा। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन पटना एम्स के आसपास बनाने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनने वो जा रहे दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पूरी तरीके से एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड रेलखंड की ऊंचाई करीब 2 मंजिला मकान के लगभग होगी। ये रेलखंड दिल्ली से वाराणसी, लखनऊ, बक्सर, पटना होते हुए हावड़ा तक बनेगी। जब पटना और फिर दिल्ली के बीच केवल 3 जगहों पर बुलेट ट्रेन का ठहराव होगा। इधर पटना के बाद गया होते हुए ट्रेन हावड़ा तक जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य की हवा जहरीली ना हो, इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एकीकृत कार्य योजना बनाएगा। यानी कि अब सिर्फ प्रमुख शहरों के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य भर के लिए कार्य योजना बनेगी। अगले 3 से 4 महीनों में ये तैयार हो जाएगी। इसके बाद छोटे शहरों में भी प्रदूषण की रोकथाम के उपाय शुरू हो जाएंगे। केडीबी लाइव ने राज्य के छोटे शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने और फिर इस पर रोकथाम के लिए कोई कार्य योजना नहीं होने का मुद्दा उठाया था। इसी के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ध्यान इस ओर गया। बोर्ड सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस पर बैठक में निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जब पिछले करीब 15 दिनों से राज्य के कई शहरों की हवा देश में सबसे प्रदूषित है, इस लिहाज से यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी इन शहरों में वायु प्रदूषण पर रोकथाम के कोई उपाय नहीं हो रहे हैं। जब बिहार के 3 शहरों पटना, गया और मुजफ्फरपुर में ही कार्य योजना बना करके प्रदूषण पर रोकथाम के उपाय हो रहे हैं। इन शहरों में इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। धुंध बढ़ने के बाद भी इन बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर छोटे शहरों से कम है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मान्यों को मिलने वाले सरकारी बंगले को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा है, भड़ास निकाली है। संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार सरकार सरकारी बंगले को लेकर के एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक तरह हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को जल्द बंगला खाली करने के लिए नोटिस दे रही है, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के गुर्गे, जिनकी विधान परिषद की सदस्यता 6 माह पहले ही समाप्त हो गई है, उनका बंगला खाली कराने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल रहा है, वो मुख्यमंत्री के एजेंट हैं। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के गुर्गे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही ये साफ कर दिया है कि उनका इशारा किस पूर्व विधान परिषद सदस्य की तरफ था। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने पूर्णी उपचुनाव में अपने गुर्गे की पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कराया है ताकि वे बीजेपी के वोट काट सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार हमारी इमेज खराब कर रही है। दरअसल बिहार में इन दिनों खाद की किल्लत चल रही है, जिसके बाद इस मसले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार और फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आमने सामने हो गई है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने एक अखबार में बातचीत में बताया है कि बिहार को केंद्र से जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही है। यूरिया की सबसे अधिक कमी है। 18 नवंबर तक केंद्र ने हमें सिर्फ 37% यूरिया दिया है, जिससे किसानों और फिर गरीबों के बीच नीतीश सरकार की छवि खराब हो रही है। ये भाजपा की तरफ से जानबूझ करके किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से खुद सभी 38 जिलों की समीक्षा की है। 1800 किसानों से ऑनलाइन बातचीत की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी निराकरण नहीं किया गया है। जब समय हाथ से निकल जाएगा तब केंद्र के आवंटन का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। या समय पर खाद नहीं देंगे तो फिर किसानों की क्षति बढ़ेगी, राज्य की पैदावार प्रभावित होगी, खाद की कालाबाजारी बढ़ेगी, डीलर ही बाजार भाव पर बेचने लगेंगे और फिर उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री सर्वजित कुमार ने दावा किया है कि रबी महाअभियान किसानों के हित में बिहार में चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत किसानों को रबी फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विभाग किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर के योजना बनकर के तैयार है। सभी जिले में कृषि पदाधिकारी इस पर काम भी करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लगातार बिहार के किसानों को आप मदद करते रहे हैं और इस साल ही जब सुखाड़ की स्थिति बनी थी तो फिर 200 करोड़ से ज्यादा रुपए का डीजल अनुदान कृषि विभाग द्वारा किसानों को दिया गया। वहीं 11 जिलों में जहां सुखाड़ हुआ था वहां 700 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में किसानों के बीच वितरित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में विशेष स्वाद के लिए मशहूर भागलपुर के जर्दालू आम को सुंदर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार के भागलपुर जर्दालू आम की गिनती दुनिया के सबसे उन्नत किस्मों में की जाती है। जर्दालू आम की मांग दुनिया के कई देशों में बढ़ती ही जा रही है। इसे देखते हुए इस आम का लुक अपडेट करने में उद्यान विभाग तत्परता से जुट गया है। जब पिछले साल किए गए एक प्रयोग के नतीजे से खाद्य विभाग उत्साहित है। जर्दालू आम को इंटरनेशनल लुक देने के लिए मैंगो कैप का इस्तेमाल किया जाएगा। मैंगो कैप का इस्तेमाल बीते साल किया गया था जिसके अच्छे परिणाम आए। जहां आम में न दाग लगा और न ही आंधी पानी में बर्बाद हुआ। मात्र 2 रुपए के कैप ने आम कृषकों की झोली में 30 से 40 रुपए का मुनाफा करा दिया। यह 10,000 मैंगो कैप के इस्तेमाल से मिली सफलता के बाद इस बार आंध्र प्रदेश ही करीब 2 लाख मैंगो कैप लाने की तैयारी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की हालात बद से बदतर होती जा रही है। सुशील मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव न 60 दिन में जिला अस्पतालों को सुधार पाए और न ही उन 705 डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई हुई जिन्हें कई साल से गायब बताया गया है। सुशील मोदी ने पूछा है कि सरकारी अस्पतालों से गायब डॉक्टरों को अब तक वेतन कैसे मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी राशन कार्डधारी मरीजों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने की जो घोषणा की गई थी उसका क्या हुआ। सुशील मोदी ने कहा कि जब डेंगू का प्रकोप चरम पर था तब तेजस्वी यादव ने औचक निरीक्षण करके एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा तक नहीं की गई। मरीज ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए गए। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य सहित आधा दर्जन प्रमुख विभागों का मंत्री बना दिया गया है। वे किसी विभाग को वक्त नहीं दे पा रहा है। उनके पास फुर्सत नहीं है और तकलीफ जनता को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में जन कल्याण से सीधे जुड़े स्वास्थ्य विभाग की हालात बद से बदतर हो रही है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और महागठबंधन नेताओं द्वारा बार बार संवैधानिक संस्थानों सीबीआई, ईडी और आईटी पर आरोप लगा करके अभद्र भाषा के प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दोस्तों बात करते हैं कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के असर से उत्तर भारत के राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे मैदानी इलाकों के तापमान में कमी दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों तक पहुंच रही है, जिससे प्रदूषण के स्तर में मामूली से सुधार देखा गया है। लेकिन ये राहत अब ज्यादा दिन तक नहीं मिलेगी। जब मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगी। ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार के कई शहरों में हवा में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम शुष्क है और फिर सुबह के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बिहार में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिहार में पछुआ और उत्तर पछुआ हवाएं चल रही है। IMD ने 21 नवंबर के बाद अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई है। ऐसे में ठंड और फिर प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। दोस्तों अब बात करेंगे सेहत की। जी हाँ, सेहत की बात करेंगे कि गर्मी से छुटकारा दिलवाने के लिए ठंड का मौसम आ चुका है। ये मौसम गर्मी और उमस से निजात तो दिलाता है, लेकिन साथ ही साथ घर के नौनिहालों की देखरेख भी बढ़ा देता है। जब नवजात बच्चों को इस मौसम में बीमारियों से बचाने की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें ठंड जल्दी लग जाती है। अगर आपके घर भी नवजात शिशु है तो फिर आइए जानते हैं कि सर्दियों में उन्हें कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। जब बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए घर पर ही उपाय किए जा सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में हम डॉक्टर के चक्कर से भी बच सकते हैं और अनावश्यक परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि नंबर 1, कोशिश करें कि घर को गर्म रखा जाए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि बच्चे के कमरे में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल सुनिश्चित करें, जिससे वे प्रदूषण और फिर धुएं से सुरक्षित रहे। तीसरे नंबर पर बात करें तो बच्चे के ऊपर कई सारे कंबल या फिर रजाई न डालें। इसकी जगह कमरे को गर्म रखें और हल्का कंबल
उड़ाएं। नंबर 4 पर बात करें तो सर्दी से बच्चों को जुकाम आसानी से हो सकता है, ऐसे में उनकी नाक बंद हो जाना आम है। इसके लिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार नेजल ड्रॉप जरूर रखें। 5वें नंबर पर बात करें तो बच्चे के सोने से पहले हॉट वाटर बॉटल रख करके बच्चे के बिस्तर को गर्म कर ले। 6 नंबर पर बात करें तो सर्दियों में तेल को हल्का गुनगुना करके बच्चे की मालिश करें। गर्म तेल के उपयोग से बच्चे की मांसपेशियां तो मजबूत होगी ही साथ बच्चों का शरीर भी गर्म होता है। 7वें नंबर पर बात करें तो सर्दी में भूल से भी बच्चे को ठंडी चीजें ना खिलाएं। अगर आपका बच्चा 7 महीने से बड़ा है और फिर वह खाना खाता है तो फिर उसे ठंडी चीजें ना खिलाएं। 8वें नंबर पर बात करें तो बच्चों को मौसम के हिसाब से फल और फिर सब्जियां भी दें, इससे इन्हें सर्दी में बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में हिंदू नाम बताकर के एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से न सिर्फ शादी कर ली बल्कि अब धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव भी बना रहा है। शुक्रवार को पीड़ित महिला ने कटिहार न्यायालय में आवेदन दिया है, जिसके बाद मामला सामने आया है। महिला ने आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। ये मामला कटिहार के मनिहारी का है। फेसबुक पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था। लड़के ने अपना नाम राजपूत बताया था। बाद में पता चला कि उसका सही नाम तौकीर आलम है। जहां बिहार के कटिहार के मनिहारी की 29 साल की जूली की उसके परिवार वालों ने 2015 में हिंदू रीति रिवाज से तौकीर आलम से शादी करा दी थी। उस समय पता नहीं चला कि लड़का मुस्लिम है। दोनों को फेसबुक से एक दूसरे से प्यार हुआ था। विवाह के बाद जब जूली ससुराल पहुंची तो फिर पैरों तले जमीन खिसक गई। 2017 में दोनों ने कटिहार में कोर्ट मैरिज किया। लड़की पक्ष गरीबी का हवाला देते रहे। लड़के ने अपना नाम मिस्टर राजपूत बताया था और कहा था कि वह दिल्ली में काम करता है। जूली के पिता नहीं है जब मां सब्जी बेचती है। शादी के बाद परिवार वालों के दबाव पर तौकीर अपनी पत्नी जूली को सुपौल ले चला गया, जहां उसकी बहन का भी घर है। शादी के बाद किसी तरीके से जूली रहने लगी। एक बच्चा भी हुआ। अब उसके ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाने लगा है। ये खबर कटिहार से आई है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बाप अपने बेटे को कैसे मार सकता है, मार मतलब वो थप्पड़ और डंडा वाली मार नहीं बल्कि जान से मार देना। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना हुई है बिहार में। जब बिहार के सीतामढ़ी जिले से ये खबर सामने आई है, जहां एक सनकी शख्स द्वारा अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि अपने 2 बच्चे को मार दिया। वहीं पत्नी को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी कि पत्नी को भी मारने का प्लान था बच्चों के साथ। घटना सीतामढ़ी जिला के डुमरा थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव की है। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी सुबोध कुमार और फिर डुमरा थाना अध्यक्ष जन्मेजय राय दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच करके जांच में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि सनकी शख्स द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद शव को जलाने के लिए खेत में रखे पुआल के टाल में आग लगा दी गई। सनकी शख्स सोनबरसा थाना क्षेत्र के इनरवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां से घटना को अंजाम देने हुए डुमरा थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव पहुंचा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 10वीं पास ITI करने वाले सभी विद्यार्थी भी अब सीधे स्नातक में दाखिला ले सकेंगे। राजभवन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल यानी कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के प्रधान सचिव RL चोंगथू ने राज्य के सभी कुलपतियों को पत्र भेज करके इस निर्णय की जानकारी दी है और इसे लागू करने को कहा है। इसके साथ ही ITI पास विद्यार्थियों को लेकर के उपाहोप की स्थिति खत्म हो गई है। साथ ही कॉलेजों में उनके नामांकन का रास्ता भी साफ हो गया है। दरअसल बिहार में 12वीं के साथ ही 10वीं पास विद्यार्थी भी ITI की पढ़ाई करते हैं। जब 12वीं पास विद्यार्थी तो स्नातक में आसानी से नामांकन ले लेते हैं, लेकिन 10वीं पास करने के बाद ITI करने वाले छात्र स्नातक में नामांकन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर के पहले ही आदेश जारी कर दिया जा चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उसे ये कहते हुए मानने से इनकार कर देते थे कि राजभवन की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब इसको आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का मुख्यमंत्री पर हमला जारी है। जहां एक टीवी चैनल से बातचीत में प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के काबिल होने से जुड़े हुए सवाल पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के CM नीतीश कुमार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है, उनकी दवाई एक्सपायर हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को भाजपा का भी साथ
मिला है। इधर महागठबंधन के घटक दल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान सही है। नीतीश कुमार एक्सपायर्ड दवा हो चुके हैं। बिहार की जनता को ऐसे लोग नुकसान ही पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश अपनी वस्तुस्थिति नहीं जान लेंगे तो फिर राजद उन्हें जल्द ही आश्रम भेज देगा। वहीं पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि भाजपा को यह अच्छी तरीके से पता है कि बी टीम खड़ा करके चुनाव में वोट कैसे काटे जाते हैं। अब ऐसे ही काम AIMIM कर रही है। ऐसे लोगों की राजनीतिक हैसियत ही नहीं है कि वे नीतीश कुमार के लिए ये सब बोले। उन्होंने कहा है कि जनता सब कुछ जान चुकी है, जल्द ही सच्चाई सामने होगी। दोस्तों बात करते हैं कि कुर्नी में होने वाले उपचुनाव की तारीख धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और बिहार की सियासी हलचल भी तेज होने लगी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करने लगी है। इसी कड़ी में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि कुर्नी में महागठबंधन की जीत तय है। यहां एक तरफा मुकाबला होने वाला है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि कुर्नी उपचुनाव के लिए महागठबंधन में सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत पक्की है। कुर्नी में एक तरफा चुनाव होगा। लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जोड़ी को स्वीकार किया है। इस बार पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी कानून की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस बार तो राजधानी पटना में हद हो गई। यहाँ नशे में धुत युवक चकमा देकर के पुलिस की गाड़ी लेकर के फरार हो गया। जब पुलिस ने नशेड़ी को गाड़ी ले जाते हुए देखा तो फिर पूरी की पूरी पुलिस टीम पीछे पड़ गई जीप के। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर हो गया है। मामले से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक खगोल थाने की पुलिस जीप खड़ी करके पकौड़े खा रही थी। इसी दौरान एक शराबी आया और जीप लेकर के भाग गया। युवक को पकड़ने के लिए पुलिस के जवान पीछे पीछे दौड़ने लगे। नशेड़ी की पहचान रोशन कुमार के रूप में की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी युवक शराब के नशे में धुत था। जहां उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वह सही से अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि साफ सुथरे कपड़े कौन पहनना नहीं चाहता है। उसके लिए घरों में अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है। जब कपड़े धोने के बाद डिटर्जेंट का पानी बच जाता है और आप उसको फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, यही सोचकर कि आखिर इसका काम क्या होगा, कोई काम नहीं होगा, इसीलिए इस पानी को फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आप जानते ना हो, लेकिन कपड़े धोने के बाद जो डिटर्जेंट का पानी बच जाता है वह कितने और कामों में इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ, अगर आप भी डिटर्जेंट के वेस्ट पानी को फेंक देते हैं तो फिर आप ऐसा नहीं करें। आप इस आदत को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि इससे आपकी न सिर्फ मेहनत कम होगी बल्कि पैसों की भी बचत होगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस पानी को किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बताएं कि डिटर्जेंट के पानी का इस्तेमाल आप पौधे में कर सकते हैं तो शायद आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये सच है। इस पानी से आप पौधे की देखभाल भी कर सकते हैं। अगर डिटर्जेंट के घोल में नींबू का रस मिलाकर के पौधों पर छिड़काव करेंगे तो फिर इससे उनमें कीड़े नहीं लगेंगे। डिटर्जेंट के घोल का इस्तेमाल फर्श की सफाई में भी किया जा सकता है। जब थोड़ा रगड़ने से फर्श नया जैसा लगने लगेगा और जमा हुआ मेल, चिकनाई या फिर अन्य गंदगी भी साफ हो जाएगी। बाथरूम में कीड़े आना आम बात है। ऐसे में आप भी बाथरूम की नाली से कीड़े आने की समस्या से परेशान हैं तो फिर डिटर्जेंट के घोल में बेकिंग सोडा मिला दें और फिर उसे बाथरूम की नाली में डाल दें। ऐसा करने से कीड़े नहीं आएंगे। यही नहीं, रसोई के गंदे कपड़ों से लेकर के डोरमेट धोने तक डिटर्जेंट के घोल वाली पानी इनको चकाचक कर देगा और आपको इनको धोने के लिए दोबारा डिटर्जेंट भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप भी अपने घर में धोए हुए कपड़े से निकलने वाली पानी को बर्बाद कर देते हैं तो फिर आप इसको बर्बाद नहीं करें, दूसरे कामों में इस्तेमाल करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की महागठबंधन सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान नीतीश सरकार के काम का लेखा जोखा भाजपा की तरफ से प्रस्तुत किया गया। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार के 100 दिन पूरे होने पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गुजरात चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करने गए भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जब से एनडीए से अलग होकर के राजद के साथ सरकार बनाई है तब से राज्य में यानी कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है। जब सम्राट चौधरी ने कहा कि यही नहीं, नीतीश जी जिस दिन से सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी की गोद में बैठ करके उनके बेटे के साथ सरकार बनाई है तब से आरजेडी के पग चिन्ह पर दौड़ने लगे और फिर 100 दिन में बैक टू बैक आधा दर्जन से अधिक नियुक्ति घोटाला किया गया।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मौसम का मिजाज बदल गया है। जब हवा चलने के कारण ठंड का एहसास होने लगा है। तापमान का पारा भी हर दिन लुढ़क रहा है, इस वजह से ठंड बढ़ रही है। अभी कुछ दिन तक एकाएक पारा नीचे आने की संभावना जताई जा रही है। जब पारे में गिरावट धीरे धीरे होगी, यह संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मंद मंद चल रही हवा ठंड का एहसास करा रही है। कल किशनगंज का सुबह में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। 1-2 दिन में पारा और गिरने की संभावना है। कृषि वैज्ञानिक मुकेश कुमार ने बताया है कि ठंड का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। उन्होंने बताया है कि मौसम पूर्वानुमान में बारिश की संभावना नहीं है। पारा में उतार चढ़ाव दिखेगा। हवा चलने के कारण लोगों को ठंड का एहसास होगा। सीमांचल के खास करके मैदानी इलाकों में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। जब सुबह में लोग चादर के साथ धूप में बैठ कर के ठंड से निजात की कोशिश कर रहे हैं। इधर ठंड का असर बच्चों और फिर बुजुर्गों पर पड़ने लगा है। जब बच्चे और बुजुर्ग निमोनिया से पीड़ित हो रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल ने बताया है कि ठंड ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में कमी आने के साथ ही हवा भी चल रही है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही होने पर बीमारी गिरफ्त ले रही है। ऐसे में ये जरूरी है कि एहतियात बरतें और फिर जब बच्चों में बीमारी का लक्षण दिखे तो फिर तत्काल चिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। डिजिटल इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए एक शानदार सर्विस शुरू की है, जिससे बैंक के ग्राहकों को शाखा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अब बैंक को सिर्फ आप एक हाय का मैसेज लिखें और फिर रिप्लाई में बैंक अपने ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पेंशन पर्ची भेज देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ, यानी कि अगर आप भी पेंशन ले रहे हैं और एसबीआई के ग्राहक हैं, यानी कि एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है, तो फिर आप एक नंबर है उस पर आप हाय लेकर के भेजेंगे व्हाट्सएप पर, तो फिर आपको उसका आपका पर्ची मिल जाएगा। और ये नंबर है 9022690226। अंग्रेजी पर ये नंबर बता रहे हैं 9022690226। इस पर आप हाय लेकर के भेजेंगे व्हाट्सएप पर, तो फिर आपका पेंशन का पर्ची आपके पास भेज दिया जाएगा। दोस्तों इश्क और मोहब्बत की कई खबरें रोजाना हमारे सामने आती है, लेकिन बेगूसराय में एक टीचर को अपने स्टूडेंट से प्यार हो गया। दरअसल शिक्षक रिश्ते में छात्रा के चाचा लगते हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखते हुए दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। जब पढ़ाई के बहाने दोनों के बीच मुलाकात का सिलसिला चलता रहा, बात आगे बढ़ी तो फिर साथ रहने के लिए दोनों प्लान बनाया और घर से भाग निकले। इस मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष मनीष कुमार आनंद ने बताया है कि बीते 4 नवंबर को सज्जन राम अपनी भतीजी को लेकर के फरार हो गया। जब पुलिस दबिश के कारण चाचा और भतीजी ने थाना में आकर के आत्मसमर्पण बुधवार को कर दिया। बताया गया है कि सज्जन राम के यहाँ लड़की बहुत दिन से ट्यूशन पढ़ रही थी। इसी दौरान दोनों में प्रेम पनपने लगा, लेकिन दोनों चाचा और भतीजी लगती है। लेकिन रिश्ते में दोनों चाचा और भतीजी लगते हैं। जब पढ़ाई के दौरान मुलाकात का सिलसिला जारी रहा, फिर से दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया और फिर 4 नवंबर को दोनों घर से भाग निकले। इस घटना की जानकारी मिलते ही लड़की के परिवार वाले चौंक गए। नाबालिग लड़की के पिता ने थाने में इसकी शिकायत की। चाचा और भतीजी का रिश्ता तार तार करने वाले चाचा मालीपुर के सज्जन राम अपनी नाबालिग भतीजी के साथ बुधवार को थाना पर आकर के पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।